मुश्किल वक्त था, मैं आपको बड़ी पूरे एतमाद से कह सकता हूं कि वो माशाअल्लाह वो अब हमारे पीछे रह गए। 74 साल की इस पूरी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें पहली दफा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया जो इन्होंने कभी भी नहीं दिया। हम करने वालों में से हैं, हम बातें करने वालों में से नहीं हैं। The Finance Bill 2021 be passed. All those in favor of it please say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consecutive motion is adopted and the bill is passed. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज़। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना चौथा बजट भी मंजूर करवा लिया है। जहांगीर तरीन ग्रुप की धमकियां, ऑपोजिशन की धाड़ें सब गीदड़ भपकियां साबित हुई। बिलावल मरियम से नाराज़ होकर शहबाज शरीफ के गले में हाथ डालकर चलने को तैयार हुए, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह इस तब्दीली वाली सरकार को बजट पास करवाने से रोका जाए। मुल्क में महंगाई इंतहा से ज़्यादा है और इसका कसूरवार वो इमरान खान को समझते हैं, लेकिन जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। बिलावल ने अपने तमाम अरकान को शहबाज शरीफ के सुपुर्द किया कि वो किसी तरह बजट पास होने से रोकें, लेकिन गोया छोटे मियाँ साहब ने कहा कि बिलावल तू चल में आया। कौमी असम्बली में बिलावल पहुँच गए, लेकिन ऑपोजिशन लीडर कहीं नज़र नहीं आए। है कि जो भी ऑपोजिशन के और सियासी जमातें के खिलाफ होंगे वो अपनी जगह, हमने मिलके इस बजट का मुकाबला करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स नेशनल असेंबली के जो वोट है इस बजट के खिलाफ जो वोट है, हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को सॉर्ट ऑफ अनकंडीशनली दे रहे हैं। टफ टाइम देंगे, इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे, इस हुकूमत को बजट पास करवाने में इनको हम टफ टाइम देंगे। बातें करोड़ों की और अमल 1 रुपए का भी नहीं है। ऐसा कहना इसलिए पड़ रहा है कि ऑपोजिशन के असेंबली में 160 अरकान है नाज़रीन, लेकिन बिल की मुखालफत में 138 अरकान सामने आए। बाकी के 22 अरकान को क्या कोई खलाई मखलूक ले गई? अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पिछले 3-4 सालों में सितंबर 2020 की बात की है कि कौमी असम्बली की मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन के 36 अरकान गैर हाजिर थे और हुकूमत ने फैटफ समेत अहम बिल्स मंजूर करवा लिए थे जिनकी मुखालिफत ऑपोजिशन करती रही थी, लेकिन अददी अक्सरियत के बावजूद असम्बली में बिल्स को पास होने से नहीं रोक सके थे। बात करने के लिए इस पर कि ये हुआ क्या है, कमर ज़मान कायरा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपके वक्त की। कमर साहब, बिलावल ने तो सर अपने तमाम अरकान को शहबाज शरीफ साहब के सुपुर्द किया था ना, लेकिन वो तो खुद ऐवान में तशरीफ़ नहीं लाए। एक बार फिर अपोजिशन अरकान अहम तरीन दिन गायब रहे सर। कमर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी सर? कमर ज़मान कायरा साहब से मैं रब्ता कर रही हूँ और उनसे ये सिचुएशन जानूंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बातें की जा रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी, और फिर जहाँ पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दूरियाँ बढ़ना शुरू हुई, फिर शहबाज शरीफ साहब से बिलावल साहब मिले और फिर तमाम अरकान को सुपुर्द कर दिया गया, और फिर आज के दिन तो बिल नहीं पास करना था, लेकिन ये हुआ कैसे, पास हो गया बिल कैसे, और फिर अरकान कहाँ गायब हो गए? $1 बिलियन सवाल तो फिर ये बनता है। अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून से साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। गौर साहब, हुकूमत को दावे करते हैं आप लोग और हमेशा सर अहम तरीन दिनों में आपके अरकान असेंबली से गायब हो जाते हैं। आज भी सर 22 से ज़्यादा अपोजिशन अरकान असेंबली में नहीं है। इसमें से कितने मुस्लिम लीग नून के अरकान थे जो गैर हाजिर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है। देखें, गुजारिश ये है कि बिल्कुल असम्बली से कुछ अरकान गैर हाजिर थे और कुछ हुकूमत की तरफ से भी गैर हाजिर थे, लेकिन बात यह है कि असम्बली में सिर्फ बजट का पास होना या फेल होना नहीं, ये बजट सेशन पिछले पूरे 1 महीने से चल रहा है और इसका प्रोसीजर चल रहा है, जिसमें बेशुमार तजावीज़ दी जाती हैं, जिसमें कट मोशन दिए जाते हैं, जिसमें बजट के ऊपर स्पीचेस की जाती हैं, और उसके अलावा उसमें जो भी उसकी बेहतरी के लिए है वो तजावीज़ के अलावा जो है हर एक मिनिस्ट्री का एक डे होता है और उस पर अलग स्पीचेस होती हैं बजट स्पीचेस के अलावा। आप देख लें कि ऑपोजिशन और बिलखसूस नून लीग की तरफ से हर मिनिस्ट्री के ऊपर कट मोशन जमा कराए गए। बजट में जो भी बजट पेश किया गया उस पर जो तजावीज़ और तरमीम जो हैं वो मतलब दाखिल करवाई गई।
लेकिन कुछ सिर्फ ये नहीं कि आखिरी दिन ये बजट कितना ही बुरा था सर, इसको रिजेक्ट करने के लिए। जी जी अली साहब सवाल ले लें फिर साथ साथ जवाब दे दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सर, इतना बुरा बजट तो आप लोगों के आपके लोग इसे रिजेक्ट करने के लिए आए क्यों नहीं असेंबली में? शहबाज शरीफ साहब नहीं आए इतने इंपॉर्टेंट डे पे? नहीं, ये कहना दुरुस्त नहीं है कि नहीं आए, लेकिन उनमें से कुछ गैर हाजिर थे, और उनमें से जो गैर हाजिर थे उनमें से 99% वो लोग थे जिनकी कोई मतलब है कि कोई ऐसी वजह थी, कोई ज़रूरी वजूहात थी जिसकी वजह से नहीं है। मसलन शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके चचा फौत हो गए, कज़न उनके, सॉरी कल रास्ते में थे, आ रहे मोटरवे से मुड़कर गए। इसी तरह से हमारे एक MNA मलक परवेज साहब, वो बीमार हैं, सख्त बीमार हैं, अपनी अलालत की वजह से नहीं आ पाए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कल भी हाउस के इजलास में थे, पूरे बजट में हिस्सा लिया। आज उनको अदालत, नैब अदालत ने बुलाया हुआ था, उधर उनकी हेयरिंग हो रही थी जिसकी वजह से वो उस वक्त नहीं आ सके। तो मकसद ये है कि इस तरह के और अरकान भी थे जिनकी कोई ना कोई ज़रूरी वजूहात थी जिस वजह से नहीं आए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मेंबर हो कि जो सोया रह गया है या वैसे किसी खास वजह से नहीं आया, कोई बीमार है, किन्हीं के घरों में कोई अमवात हो गई हैं, फिर ये तो होता है। लेकिन असल चीज ये है कि पूरी ऑपोजिशन उसमें मौजूद थी, हमने उसकी कार्रवाई पे भरपूर हिस्सा लिया। लेकिन हुकूमत का ये है कि आज भी हमने प्रोटेस्ट किया कि जो एक कानून साजी का प्रोसीजर है वो स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो बार बार बिल्डोज करते रहे, हमें उस पर बोलने नहीं दिया जा रहा था जो हमने तजावीज दी हैं। सही सर, लेकिन स्ट्रेंथ जो शो करवानी थी आप लोगों ने वो स्ट्रेंथ ही पूरी नहीं थी सर। कमर जमान कायरा साहब भी साथ ही रहिएगा। गौर साहब, कमर साहब शुक्रिया सर आपके वक्त का। कायरा साहब, बिलावल ने अपने तमाम अरकान को सर शहबाज शरीफ साहब के सुपुर्द किया, लेकिन खुद ऐवान में तशरीफ नहीं लाया। अली गौर साहब बता रहे हैं उनके कज़न का इंतकाल हो गया, इस वजह से वो नहीं आए। लेकिन सर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डे पर अरकान अहम तरीन दिन पर गायब रहे सर। की गुजारिश है कि अपोजिशन होता है उस जमात का नाम या उस ग्रुप का नाम जो अकलियत में होते हैं, अक्सरियत में नहीं होते। उनका काम क्या होता है कि वो मुख्तलिफ इशूज को जिनको वो अवामी अरा के या अवामी मफाद के खिलाफ समझते हैं उसको एजिटेट करते हैं, उस पर अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं। हुकूमत के इत्तेहादियों को, हुकूमत के अंदर जो लोग होते हैं उनको जगाना चाहते हैं, वरना अक्सरियत हुकूमत की होती है, उनके पास अक्सर वोट होते हैं। अगर उनके साथी इस वक्त वक्ती तौर पर दबाव में नहीं आए या उन्होंने कोई और भी बहुत सारे दबाव वोटिंग में आके आ जाते हैं, इस मुल्क के अंदर बड़ा कुछ होता रहा, DC और DPOs के जरिए भी मेंबरान को बुलाया जाता रहा है, लेकिन मेंबरान का अपोजिशन के मेंबरान कायरा साहब आपकी आवाज दुरुस्त नहीं आ रही सर, लेकिन सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, अक्सरियत होती है हुकूमत के पास, लेकिन सर सितंबर में भी तो 36 अरकान गायब हो गए थे। तो सर इस बार भी क्या कोई दबाव है जिसकी वजह से ये अरकान गायब हो गए हैं सर? मेरे इल्म में नहीं है जी, मैं मेंबर ऑफ द हाउस हूँ नहीं, मैं क्योंकि ऐवान में था नहीं, मैं वहाँ इस्लामाबाद में भी नहीं हूँ। लेकिन मैं तो आपको जनरली बात कर रहा हूँ कि हाँ, मेंबरान बाज़ औक़ात इसको लाइटली ले लेते हैं या जमातें इसको सीरियसली नहीं लेती। जिनको लीडर ऑफ द अपोजिशन को तशरीफ लाना चाहिए था, उनके यहाँ फौतगी हुई है, लेकिन बहरहाल लीडरशिप की जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। कल अगर फौतगी हुई थी तो आज उनको चाहिए था कि वो किसी तरह मैनेज करते और वापस चले जाते होके एक दिन के लिए। उनका होना मैं नहीं रखता है, वो होते उनकी जमात के बाकी लोग भी आते, तो जवाब तो होते हैं, लेकिन बहरहाल इमरान को आना चाहिए था। होते भी तो बजट तो उन्होंने पास करना था, अकलियत में भी होते जो कुछ सही। सर खान साहब ऑलरेडी कह चुके थे कि आसानी से हम पास करवा लेंगे बजट को, तो शायद इस वजह से ऑपोजिशन के अरकान बड़े रिलैक्स हो गए कि हमारे होने या ना होने से फ़र्क क्या पड़ता है। बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साथ मौजूद थे। अली गौर साहब ज़रा सर मुझे ये बताइएगा कि गिलगित के बाद सर आज़ाद कश्मीर में भी इंतखाबात से कबल नून लीग की विकटें जो है वो गिरना शुरू हो गई हैं सर। 4 वज़रा, सदारती मुशीर, रुकन असम्बली समेत मुतअद्दिद लीगी रहनुमा पार्टी छोड़ गए हैं। तो क्या अब भी आप लोग यही कहेंगे कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है? गौर साहब देखें, पाकिस्तान में कोई ढकी छुपी नहीं बात, मतलब इसका तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जिस तरह से ख्वाजा साद रफीक के केस में कहा था कि नैब जैसा इदारा जो है वो हुकूमतें गिराने और बनाने में मुलव्वस है, लोगों की वफादारियां तब्दील करने में मुलव्वस है। आपने देखा कि बाई हुक और क्रोक हर
हर हथियार इस्तेमाल किया जाता है ऑपोजिशन सर। ढकी छुपी नहीं है तो फिर आप क्यों ढका छुपा रहे हैं? गौर साहब खुलकर कहें ना, क्या आपके जो लोग पीटीआई में जा रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जा रहे हैं? सर जाहिर है नहीं, मैं ढका छुपा के नहीं जा रहा, आप सुनना नहीं चाह रही हैं। गुजारिश ये है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो गिलगित बल्तिस्तान के जो है मतलब है कि उधर हुआ इलेक्शन में लोगों की वफादारियां तब्दील करवाएंगी। बिल्कुल, जब आप गारंटी देंगे कि भाई आपकी हल्के में अपोजिशन कमज़ोर हो या तगड़ी हो, रिजल्ट आपकी फेवर में आएगा, तो बहुत सारे लोग जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब है कि वो तो है। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में किया गया। इसी तरह जब आपका आरटीएस सिस्टम बंद कर जाए और बंद करके अपनी मर्जी के रिजल्ट लिए जाएं और आपका मैंडेट चुरा लिया जाए, आपने पंजाब में नहीं देखा जब ये अभी इलेक्शन हुए, तो अगर हमने हमारे प्रोटेस्ट करने पर, अवाम के जागने पर, अवाम ने कहा कि हम अपने वोट पर डाका नहीं डालने देंगे, शिकस्त फाश हुई इसी पीटीआई को हर हल्के में। बल्कि नुशहरा के हल्के का रिजल्ट जिसमें खटक साहब जो थे फिरौन बने हुए थे, आपने उधर का रिजल्ट देखा कि अख्तियार वली साहब नून लीग के केपीके से कामयाब हो गए। अभी भी लोग जो चले गए हैं जिन्होंने लोटा बनना है, यहाँ पर लोटा बनाने लोटा फैक्ट्रियां लगी। आपने पंजाब में नहीं देखा जो लोग नून की टिकट पर जीते? सर आप लोग कहते हैं फिर आप कोई कार्रवाई करते भी तो नहीं है ना। अब मुझे ये बताइए सर, खबरें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम मरियम और शहबाज शरीफ साहब को अलग अलग चलाने का हुक्म दिया है, ये बात दुरुस्त है सर? नहीं, कतई तौर पर अलग नहीं चलाने का हुक्म नहीं दिया। मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, पूरी एक टीम बनी। आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर की जो टिकट्स थी उस पर हमारी एक पूरी कमेटी बनी जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज साहबा थे, हमारे पार्टी की और सीनियर लीडरशिप थी। तो अब भी जो कैंपेन है वो पूरी एक टीम चलाएगी। पार्टी कायद इस बात का तयन करते हैं कि वहां पर लीड कौन करेगा, तो उधर उन्होंने जिम्मेदारी, अगर वो शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे तो शहबाज शरीफ साहब पार्टी के तमाम मैटर्स, पीडीएम, अलीगौर साहब चले मैं ऐसे आसान कर देती हूँ सर, आप इस पे हाँ या नहीं में बता दीजिएगा। जिस स्टेज पे मरियम होंगी उस स्टेज पे शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे, जहाँ शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे वहाँ मरियम नहीं होंगी। सर ऐसे ही होगा? आप उनको कई स्टेजेस पर इकट्ठे भी देखते हैं कि कहीं अलग अलग भी देखते हैं। और मैं स्पेसिफिकली आजाद कश्मीर के इलेक्शंस की बात कर रही हूँ सर। जी, आजाद कश्मीर के इलेक्शन में मरियम नवाज साहबा की मियां नवाज शरीफ साहब ने ड्यूटी लगाई है, वही लीड करेंगे इंशाल्लाह। सही, ठीक है सर। कौमी असेंबली में पार्लिमानी कमेटी बनाए कौमी सलामती का इजलास सर 1 जुलाई को होना है, मुस्लिम लीग नून शिरकत करेगी सर उसमें? देखें, इसमें पार्टी लीडरशिप जो है वो मुशावरत कर रही है। और अगर कौमी सलामती के आपने देखा फ़लस्तीन का इशू है, कश्मीर का इशू है, जब भी कभी मतलब है कि इस किस्म के इशूज़ हुए हैं जहाँ पर ऑपोजिशन की ज़रूरत पड़ी है मुल्की सलामती के इशूज़ के ऊपर, तो उसमें हमेशा हमने फ़राख दिली का मुजाहरा किया है। इसका फैसला तो जो है वो मतलब हमारी लीडरशिप ने करना। और मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरे पास इतला है तो उसमें नून लीग भी शमूलियत इख्तियार करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अली प्रोग्राम में आप शामिल थे, शरीक थे। आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जाने बढ़ रही हूँ और अभी पिछले दिनों कल से लेकर आज तक सिंध असेंबली में क्या हो रहा है ये दिखाती हूँ आपको। पहले एमपीएस को असेंबली में आने से रोका हुआ, बताएं। अराकीन असेंबली को रोका हुआ है, डाकुओं का ताला है। हुकूमत चोर है, हुकूमत चोर है। अफसोस का मकाम है, लेकिन कहना पड़ता है कि ये सियासत है, ये ड्रामा है, असेंबली है या थिएटर है। सिंध असेंबली का हाल देख लें तो आप भी यही सवाल उठाने पर और करने पर तो मजबूर हो जाएंगे। कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो गुज़िश्ता दिनों कौमी असेंबली में पूरे मुल्क के अवामी नुमाइंदों ने जो फनकारियाँ दिखाई हैं, और फिर सिंध के नुमाइंदे भला कहाँ पीछे रहने वाले थे। सिंध असेंबली का बजट इजलास ये भी हंगामों की नज़र ही हुआ है। फिर ऑपोजिशन लीडर को तकरीर ना करने दी तो पीटीआई अरकान ने असेंबली में जमहूरियत का अलामती जनाजा निकालने का तहैया किया। चारपाई और बिस्तर उठाए चले आए। उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे मिली, चारपाई हॉल के अंदर आई कैसे, ये तो फिर एक अलग बहस है। लेकिन इससे बड़ा तमाशा
इससे बड़ा तमाशा नाजरीन आज हुआ है। स्पीकर ने पीटीआई के 8 अरकान के सिंध असेंबली में दाखिले पर पाबंदी लगाई तो पीटीआई के एमपीएस ने आओ देखा ना ताओ सीधा सिंध असेंबली का किया घेराव। जब गेट बंद मिला तो फिर चढ़ दौड़े, कुंडियां और ताले तोड़ने की कोशिशें की, उससे ठोकरें मारते रहे उसे, किसी ने कूदकर अंदर जाने की तगोदौ शुरू कर दी, कोई गार्ड से झगड़ता रहा, अक्सर गेट फलांगने में कामयाब भी हो गए, ढोल भी लाए गए थे। असेंबली में चारपाई बिछाने वालों को फूल भी पहनाए गए, पत्तियां निछावर की गई, लेकिन इस धमा चौकड़ी से उनके इत्तेहादी एमक्यूएम और जीडीए ये दूर दूर ही रहे। पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी ने उकताकर असेंबली से इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया। जब निकले तो फिर मुकेश कुमार ने आवाज़ लगाई कि सर जी अपना तहरीरी इस्तीफा भी देते हैं, तो बोले फिर वो कल भिजवा दूंगा। ये बात भी सुन लें जरा। आज सोचते समझते फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके PS 101 की सीट से एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने लोगों की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कोई खिदमत नहीं कर सकता इस ऐवान का रुकन बन के। मैं समझता हूँ कि जो मुझे मराहत मिलती है वो मुझ पे गरां गुजरती है। मैं जो हक़ खिदमत है वो अदा नहीं कर सका, मुझे वो किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा इस ऐवान में जिस किरदार के लिए अदा करने का। अरसलान ताज साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, एमपी हैं पीटीआई के। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। सर ये जो कुछ 2 रोज़ से असेंबली में हो रहा है, ढोल आ रहे हैं, चारपाइयाँ आ रही हैं, सर बिस्तर आ रहे हैं, इस तरह के निज़ाम को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बदलने के लिए आई थी ना सर, यही एक तरीका रह गया है एहतजाज का सर, वही सब कुछ आप लोग कर रहे हैं। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मौजू पे मुझे मदऊ किया। जमहूरियत का हमने जनाजा एक अलामती तौर पे निकालने का कल हमने एक प्रैक्टिस की, और आप इससे मुत्तफिक हो सकती हैं, नहीं हो सकती, आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, हमारा अलग व्यू पॉइंट था कि जिस तरह से इस इजलास को 3 साल से चलाया जा रहा है उसको आप ज़रा कंटेक्स्ट देखें। इस वक्त किसी भी कायमा कमेटी में कोई अपोजिशन का रुकन नहीं है। वही कायमा कमेटी जिसके बिलावल साहब जो हैं वफाक में मेंबर भी बने बैठे हैं और पीएसी के शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं। पीएसी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है उसमें कोई रुकन नहीं है हमारा। यहाँ तक के बजट इजलास में किसी भी पार्टी के पार्लिमानी लीडर, इवन के एमएमए के पार्लिमानी लीडर को भी तकरीर करने से रोक दिया गया, जीडीए के पार्लिमानी लीडर को रोक दिया गया, फिर हमारे अपोजिशन को लीडर को रोक दिया, यहाँ तक के और आपके जो इत्तेहादी हैं वो खुद ही रुके रहे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है अरसलान साहब, खुद ही नहीं रुके रहे, हमने नाम दिया, उन्होंने उस दिन तकरीर करने ही नहीं दी, और इवन के सीएम साहब ने खुद भी तकरीर नहीं की। आप कर रहे थे वो तो उसमें भी आप लोग के साथ नहीं थे ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो चारपाई आप लोग लेकर आए, ये कोई छोटी मोटी सी जो चीज़ नहीं है। बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के अंदर इतनी बड़ी चीज़ आप लेके कैसे आ गए? किसी ने आपको रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं, आ कैसे गई अंदर? देखिए वो आपके सामने आ गई, किसी ने रोका होता तो नहीं लाने देते। लेकिन मौजू ये नहीं है कि चारपाई है। मैं कल से देख रहा हूँ टीवी पे सिर्फ चारपाई का चर्चा है, लेकिन जो इस जमहूरी रिवायतों के तकद्दुस की बात हो रही है उसको असेंबली के अंदर आके तो देखें। सर हमारे लिए तो सवाल ये है कि जब चारपाई आ सकती है तो कोई भी कुछ भी लेकर आ जाए, कोई भी एमपी कुछ भी उठाकर लेकर आ जाए सर असेंबली के अंदर। आप सवाल कर सकती हैं जो असेंबली के करता धरता है स्पीकर साहब, उनसे आप कर सकती हैं कि जी वो कैसे आ गया कैसे नहीं आ गया, वो तो उनसे पूछेंगे। सर आप लोग भी तो मौजूद मेंबरान ही है ना, आप भी अगर खुद उस रूल को तोड़ें। बहरहाल नहीं, देखें हमने अलामती तौर पे एक कहा कि जमहूरियत है ही नहीं। जब जमहूरियत का यहाँ पे तस्वुर ही नहीं है तो उसका जनाजा ही निकला जाएगा, और हमने तो सिर्फ उसको उठाया, जनाजा तो निकाल चुके हैं। आज क्या हुआ, कल इन्होंने 8 अरकान जिसमें मैं भी शामिल हूँ उनका हाउस के अंदर आने पे जो है पाबंदी लगाई, हाउस में, बिल्डिंग में नहीं। हम अंदर आ गए थे, हमें नहीं रुका, शुरू में दरवाज़ा बंद किया, मैं और मेरे साथ बाकी पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो अंदर आ गए, लेकिन बाहर जो मेंबर्स थे, इवन जीडीए के मेंबर्स, इवन इनके अपने पीपल्स पार्टी के सौराब सर की, एमक्यूएम के अरकान, इवन एमएमए के जो पार्लिमानी लीडर हैं उनको भी रोक दिया। पुलिस ने उनसे भी मुठभेड़ की, उनको भी धक्के दिया, हमारी खवातीन को धक्के दिए सिक्योरिटी वालों ने, और तमाम फुटेज मौजूद है। ये कैसा रवैया है? चले आपको बुरा लगा, आपने हमें कर दिया, नहीं आने दिया, लेकिन असेंबली के दरवाजे कैसे बंद हो सकते हैं? असेंबली के दरवाजे आपने बंद कर दिए, आने नहीं दे रहे, आप अंदर आने से कैसे रोक सकते? आपकी कोई जाती मिलकियत नहीं है। दुरुस्त बात है, ये बलूचिस्तान असेंबली में भी हुआ था, लेकिन असेंबली के दरवाजे कैसे बंद किए जा सकते हैं? बलूचिस्तान असेंबली में जो हुआ हमने वो नहीं किया। हम
पैदल चल के आए, कोई गाड़ी लेके नहीं आए, हमारी गाड़ियां बाहर थी, पैदल चल के आए। हमने कहा हमें दरवाज़ा को अंदर जाने दें, इन्होंने रोक दिए, दरवाजे बंद कर दिए। मतलब हमको दहशतगर्द हैं, उज़ैर बलोच हैं, हम कौन हैं? हमारे पास हम निहत्ते आए, हमें जाने दें इजलास में। इजलास में तो खैर बाद में जाते हैं, हम बिल्डिंग में तो जाने देते हैं। ये रवैया है पीपल्स पार्टी का। आज मैं देख रहा था कि बिलावल जरदारी साहब जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, जमहूरी जो बातें कौमी असम्बली में बाहर खड़े हुए कहते हैं, उसके बिल्कुल बरक्स इनके स्पीकर असम्बली जो फिरौनियत की एक तस्वुर पाए जा रहे हैं, वो यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने तो सरजनिश की थी जब ये कौमी असम्बली में हंगामा आराई हुई थी, उस पर आपकी क़यादत ने यहाँ पर जो कुछ हुआ कल से लेकर अब तक, आप लोगों की कोई सरजनिश वगैरह हुई है इस पर? देखें, शाबाशी मिल रही है? नहीं, देखें, बात यह है कि कौमी असम्बली में जो हुआ वो अफसोसनाक था। हमने यहाँ पे किसी पे हाथ नहीं उठाया, हमने यहाँ पे किसी पे कोई चीज़ें उठा के नहीं फेंकी, हम सीढ़ी उसके ऊपर हाउस के अंदर चढ़ के दौड़े नहीं। हमने एक अपना अलामती, और जमहूरियत में आप देखें भगत सिंह का भी एक अलामती एहतजाजी तरीका था, उससे पहले गो सामेन गो कभी थी, बड़े रहे। आप उससे इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जमहूरी हक है एहतजाज करना, वो आप नहीं छीन सकते। और इस तरह असम्बली के दरवाजे बंद कर देना, ये कैसी जमहूरियत है? ये कहाँ दुनिया में कहाँ है? एहतजाज हम कर रहे हैं, हमें आप, हमारा राइट है, एहतजाज करने दें। हाउस में आपने पाबंदी लगा दी, हम हाउस में नहीं आ रहे, आप बिल्डिंग कैसे बंद कर सकते हैं? ये कोई जेल तो नहीं है। और फिरदौस साहब के सीफे पर कमेंट करना चाहेंगे, इसकी क्या वजह बनी? नासिर साहब तो कह रहे हैं वैसे ये पीटीआई का यू टर्न है, ये भी देखें, वो जनवरी में भी बहुत सारे आ रहे थे। मुराद सैयद मुराद अली शाह साहब का भी आज तक देखे रहे हैं कि इस्तीफा कहाँ है। बिलावल साहब कह रहे थे मैं ठुड्डे मार के जैसे असम्बली को करता हूँ, वो इनका फिरदौस साहब ने भी ऐसे ही किया। देखिए, फिरदौस साहब ने जो वहाँ मौजूद थे, जो आज उन्होंने देखा, वाकई दिल बर्दाश्त हुए, और उन्होंने जो देखा कि इस तरह जमहूरी रिवायात सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी उसकी धज्जियां उखेड़ रही है, वो वाकई दिल बर्दाश्त हुआ। कल सुबह तक दिल संभल जाएगा या रिटर्न में आएगा? मैं समझता हूँ कि फिरदौस साहब जो हैं बहुत ज़्यादा हमारे सीनियर रुकन हैं और तजुर्बेकार हैं, और असम्बली में उनका इनपुट बहुत ज़्यादा है। तो मेरी तो गुजारिश यही होगी कि वो इसको देखें। लेकिन बात यह है कि इस्तीफ़ा वो लेते हैं वापस या नहीं लेते, आप इसके कंटेक्स्ट में जाएं कि ये सब हो क्यों रहा है। ठीक हो इसलिए रहा है कि पीपल्स पार्टी जमहूरी रिवायत की धज्जियां उखेड़ चुकी है। यहाँ सिंध असम्बली में किसी भी तौर आप ये कह नहीं सकते कि जमहूरियत है, यहाँ अमरीत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरसलान ताज प्रभात मौजूद थे। नाज़रीन, आगे बढ़ रही हूँ जौहर टाउन वाक़े के हवाले से, क्योंकि रोज़ाना के हिसाब से डेवलपमेंट्स इस पर आ रही हैं, इस पर बात करते हैं। दुबई के अंदर हमारे कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो थी, 2 फैमिलीज़ जो हैं वो इंडिया के हाथों इस्तेमाल हुए अपने मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अपने मुल्क का अमन तबाह करने के लिए मुखालिफ मुल्क की राह के हाथों वो खिलौना बने, जिनका इनके साथ ताना बाना जुड़ा। उन अफराद की गिरफ्तारी के बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो भी यकीनी बनाई जा रही है। 10 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, वो अल्टीमेटली इसी नेटवर्क के साथ जुड़े वो तमाम किरदार हैं। ईद गुल जो ड्राइवर था, जो जिसने गाड़ी यहाँ पर पार्क की, ये पॉल डेविड, इनमें से कौन मास्टरमाइंड था? फाइनेंसर और माइंडसेट जो था जिसका यूज हुआ, और जो इस पूरी कार्रवाई के साथ जिसने पाकिस्तान में इस कार्रवाई को प्लांट किया, वो वही शख्स है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं। तो नाज़रीन, लाहौर जौहर टाउन धमाके के हवाले से हर गुजरता दिन नए इंकशाफात सामने ला रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश जिसके ताने बाने करता धरता एक एक करके शिकंजे में आ रहे हैं। इन सब में भारतीय अंडरवर्ल्ड का किरदार सामने आ रहा है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि भारतीय अंडरवर्ल्ड धमाके के मास्टरमाइंड पीटर पॉल डेविड से राबते में थी, और ये राबते एक खलीजी रियासत से ऑपरेट करने वाला माफिया कर रहा था। कल मेरे प्रोग्राम में फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने खुलकर बताया था कि ये सब दुबई से ऑपरेट हो रहा था, दुबई में हो रहा था ये सब। पीटर पॉल डेविड खलीजी रियासत की जेल में रह चुका है, जहाँ से उसे रिहाई भी भारतीय अंडरवर्ल्ड ने ही दिलवाई है। फिर धमाके का टास्क उसको दिया, और डेविड के अलावा मज़ीद 7 क्रिमिनल्स को जेलों से रिहाई दिलवाकर इस मंसूबे का हिस्सा बनाया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब साथ मौजूद हैं। शुक्रिया शेख साहब आपका। सर, ज़रा ऐसा बता रहे हैं कि जो पीटर पॉल डेविड है कि यूएई की जेल में भी रह चुका है सर, जहां भारतीय अंडरवर्ल्ड ने इसे रिहाई दिलवाई है, और इस समेत मज़ीद 7 लोगों को रिहा करवाया है। सर, ये लोग किन इल्ज़ामात के तहत जेल में थे, और जो बाकी 7 लोग हैं उनकी शनाख्त मिल सकी है शेख साहब?
देखें, ये पंजाब पुलिस को क्रेडिट दें और पाकिस्तान में पुलिस जो है बहुत इफेक्टिव और बड़ी वेल ट्रेंड हो चुकी है कि लाहौर में उन्होंने दूसरे दिन ही केस तक पहुंच गए। इसी तरह कराची में भी आप देखें जो स्टॉक एक्सचेंज का केस था, इतने हाई प्रोफाइल ट्रेन टेररिस्टों को उन्होंने किस तरह तय तक पहुंचे और उसके सारे बायोडेटा इकट्ठा किया। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन जो है जुमे तक मुकम्मल हो जाएगी तो हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो उनके चलान के सबब में तो मसला पैदा हो। लेकिन तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो एक पिंडी में छुपा हुआ मुल्ज़म था वो भी पकड़ा गया। बहुत शुक्रिया शेख साहब। प्रोग्राम में आप सर रियाज अहमद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। रियाज, इसमें कोई शक नहीं है और वाकई खराज तहसीन बनता है कि जितना तेज़ी के साथ इसके ऊपर न सिर्फ डेवलपमेंट्स हो रही हैं बल्कि केस आगे बढ़ रहा है। अब मज़ीद कुछ इंकशाफात हुए हैं इन 7 लोगों के हवाले से जो बात की जा रही है, इनका कुछ पता चल सका है? जी बिल्कुल। पीटर डेविड पॉल ने तो पहले जो इंकशाफात किए थे, पहले उसका ये कहना था कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। ईद गुल जो है जो बाद में जो मुबैना दहशतगर्द पकड़ा गया उससे मेरा अचानक रब्ता हुआ, लेकिन जब पता चला तफ्तीश में मजीद पता चला तो पता चला कि 2-2.5 साल से आपस में राब्ते में थे। और जो खुफिया एजेंसी जो दुश्मन मुल्क की थी वो भी दुबई से जो उनका जो नेटवर्क था वहाँ पर भी उनका जो बताया गया कि उनसे वो राब्ते में थे और वहाँ से उसको रिहा कराने वाले भी भारतीय जो अंडरवर्ल्ड के लोग थे वो दुश्मन मुल्क के थे। तो वहाँ से इसने मज़ीद इंकशाफात किया और अब जो इंकशाफात हैं वो जो है कानून नाफज करने वाले इदारे जो हैं वो उसको खुफिया जो है वो सिगार राज में रख रहे हैं। क्योंकि कानून नाफज करने वाले इदारों का कहना है कि जो दुबई में जो लोग जो है वो ये सारा ऑपरेट कर रहे थे, अब उनके करीब हम पहुंच चुके हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनका ये कहना था कि चूँकि हमने इंटरपोल से भी रब्ता कर लिया और इंटरपोल के ज़रिए हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं और बहुत जल्द उनको भी हम बेनकाब करेंगे कि जो लोग हैं जो बाहर बैठकर पाकिस्तान में जो है वो अमन व अमान तबाह करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान के अमन व अमान तबाह करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। उनका ये कहना था कि वो सिर्फ पाकिस्तान के एक शहर में नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के हर उस शहर में जहाँ तजारती सरगर्मियाँ ज़्यादा हैं या जहाँ ये देखा जा सकता है कि बड़े शहर हैं वहाँ पर खौफ व हरास फैलाना है इस तरह के वाक़यात करके, तो हम उनकी रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। जब उनसे ये कानून नाफज करने वाले इदारों से कोशिश की गई कि क्या ये जो शख्स ईद गुल है जिसकी उम्र तकरीबन 31-31.5 साल है, तो ये कब से ये काम कर रहा है, तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 4-5 साल से वो उनसे राब्ते में था। लेकिन अभी हम कोई इंकशाफ नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया रियाज अहमद, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। हरीम शाह साहिबा की शादी इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है और साथ साथ फिर वो जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक हाथ पोस्ट किया था, तो किसका था वो हाथ? मेरे साथ वो भी प्रोग्राम में मौजूद होंगे, हरीम शाह साहिबा भी मौजूद होंगे और उनसे बात करेंगे कि वाकई आपने शादी की है या फिर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरी तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं भी से डिस्क्लोज कर देती, लेकिन एक छोटा सा मसला है, वो ऑलरेडी एक्चुअली मैरिड हैं और उन्होंने अपनी वाइफ को कन्विंस करना है। तो जैसे ही उनकी वाइफ वो हो जाएंगी, एग्री हो जाएंगी, फिर हम इंशाल्लाह जरूर डिस्क्लोज करेंगे। पोर्टफोलियो कौन सा है उनके पास? जरूर बता सकती हूँ कि जी अभी वो वजीर हैं और कराची में मुकीम है। ताल्लुक कराची से नहीं है लेकिन कराची में रहते हैं। टर्की से वापस आने के बाद फिर वलीमा होगा, तो वो वलीमा डिस्क्लोज होगा या वो भी इसी तरह से हो जाएगा जैसे निकाह हो गया? मैं 4 तारीख को टर्की जा रही हूँ और इंशाल्लाह टर्की से वापस आने के बाद सबको बुलाऊंगी, अपने मीडिया के लोगों को बुलाऊंगी और फिर मैं वलीमा करूँगी। अच्छा, टर्की वैसे आप अकेले जा रही हैं या हस्बैंड के साथ जा रही हैं? हम साथ जा रहे हैं। यार ये मेरा हाथ, ये मेरी अंगूठी, ये मेरी घड़ी और ना मेरी किससे शादी हुई है और ये पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा मत बनाए खुदा के लिए। थैंक यू, डोंट स्प्रेड द रूमर्स प्लीज़। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हरीम शाह ने शादी के हवाले से तहलका खेज़ इंकशाफात करके पीपल्स पार्टी के तमाम सूबाई वज़रा को सफाइयाँ देने पर लगा दिया है। अब उनके मुताबिक शौहर सिंध के सूबाई वज़ीर हैं, मुमकिन है कि फिर बीवियाँ भी अलर्ट हो गई हों क्योंकि हरीम के दावे के मुताबिक उनके शौहर पहले से शादीशुदा हैं और जब वो अपनी पहली बीवी को कन्विंस कर लेंगे तब अपनी शादी का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। ये सारा मामला नाज़रीन
उस तस्वीर से शुरू हुआ जो अल्हम्दुलिल्लाह के कैप्शन के साथ हरीम शाह के अकाउंट से पोस्ट की गई थी, जिसमें अंगूठी पहने हुए एक जनाना और दूसरा मर्दाना हाथ नज़र आ रहा था। अंगूठी और घड़ी पहने इस मर्दाना हाथ के हवाले से सवाल हुए तो सिंध असेंबली के जो MPAs हैं उनको हाथ खड़े करके दिखाना पड़े, लेकिन अब ये हाथ कोई और ही कहानी सुना रहा है। एहसन इकबाल नामी बिजनेसमैन है, उनका दावा है कि यह हाथ उनका है, लेकिन वो हरीम के दुल्हा नहीं है। और तस्वीर में जो जनाना हाथ है वो भी हरीम शाह का नहीं है बल्कि उनकी दोस्त का है। अब हसन इकबाल साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन हरीम आपकी इजाज़त से मैं करूँगी क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप हरीम से बात कर लीजिएगा और फिर उसके बाद अगर हरीम इजाज़त देंगी इस बात की तो फिर मैं बात कर सकूँगा। तो और गालिबन मेरी टीम हरीम को ये बता भी चुकी है और हरीम से इजाज़त भी ले चुकी है, तो फिर अब हसन इकबाल साहब से बात की जा सकती है। हसन साहब, सर आपने दावा किया है कि जो हाथ वाली तस्वीर है ये आपकी है और ये आपसे पूछकर लगाई गई है। सर ये ज़रा ये भी बता दीजिए कि दूसरा हाथ हरीम का है या उनके किसी दोस्त का है? सर नहीं, उनकी हाथ नहीं है, मेरे अपनी दोस्त का हाथ है। हरीम तो जानती भी नहीं है उस हाथ को। तो असल में हरीम शाह ने तो उस तस्वीर से शादी का ऐलान नहीं किया, वो तो मीडिया वालों ने उसको देखा, वो तस्वीर देखी तो उससे वो कहते हैं कि अंदाजा लगाया कि हरीम शाह की शादी हो गई। हरीम उस तस्वीर का तो हरीम ने कह दिया कि मेरी शादी उस तस्वीर से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं सर, उन्होंने कैप्शन ऐसा लगाया था तो इसी वजह से मीडिया वालों को लगा कि उन्होंने शादी की या मंगनी की ये पिक्चर लगाई है। सर मुझे बताइए, आप क्या करते हैं, हरीम शाह को कैसे जानते हैं और क्या उनकी शादी में आप शरीक थे? सर नहीं जी, मैं बिल्कुल हरीम शाह की शादी में शरीक नहीं था और मैं जेमस्टोन्स और माइनिंग का बिजनेस करता हूँ। और दूसरी बात ये कि हरीम को जानता हूँ, काफी टाइम से जानता हूँ, 1.5 साल हो गया। अच्छा हसन साहब, बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये जो शादी वाली बात है ना, ये दरअसल पब्लिसिटी स्टंट है हरीम की तरफ से, तो आप समझते हैं कि ऐसे ही है? और ये भी बताते हैं कि हरीम शाह ने आपकी तस्वीर क्यों लगाई है, इसका इल्म है आपको या आपसे इजाज़त ली उन्होंने? मुझे ऑनेस्टली अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर इसका जवाब दे देता, मगर मुझे नहीं पता कि वो क्यों ये तस्वीर लगाई है। नहीं जी, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि इसमें अगर हरीम शाह ने कह दिया कि वो खुद इसको वो करेंगी तो वो let her give the news to the media and to the people and to her fans. इसमें मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा क्योंकि ये उसका डिसीजन है और उसका साथी पर्सनल मामला है। तो अच्छा हसन साहब, हरीम के मुताबिक आप उनसे सर PR प्रमोशंस करवाया करते थे, तो क्या ये भी आपने प्रमोशन के लिए ही करवाया है सर? किस चीज की प्रमोशन चाहिए? ना तो मेरे मीडिया से कोई ताल्लुक है और ना मैं मीडिया वाला बंदा हूँ, तो नहीं जी, मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। प्रमोशन की ना जरूरत है ना मुझे शौक है। हाँ, आपने शौक के लिए मेकिंग टिकटॉक एंड स्टफ बट नॉट फॉर द फैन फॉलोअर्स। आई वाज जस्ट डूइंग इट फॉर फन। और जहाँ तक हरीम शाह की शादी का सवाल है तो असेंबली में तो PPP ने खुद PTI से पूछा है कि अयान अली के बारे में तो पूछ रहा हरीम शाह कौन है, तो PTI ने अभी हरीम शाह को दे दिए पीपल्स पार्टी की। अब वो क्या कहते हैं, इज्जत बन गई है तो खुश होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, आप साथ मौजूद थे। हरीम ज्वाइन कर चुकी हैं। हरीम, आपकी शादी और आपका शादी वाला स्टेटमेंट तो ये बड़ा मुतनाज़ होता जा रहा है। जो तस्वीरें आप पोस्ट कर रही हैं वो मेकअप आर्टिस्ट सामने आ गई हैं, वो कह रही हैं कि ये हमारी प्रमोशनल शूट थी, ये पिक्चर वाली तस्वीर, ये पिक्चर जो आपने लगाई है एंगेजमेंट वाली, इस पर हसन इकबाल साहब आ गए हैं, वो कह रहे हैं तो हाथ मेरा है और उनकी किसी दोस्त का हाथ है और आपने इजाज़त भी नहीं ली थी उनसे तस्वीर लगाते हुए, तो क्या ये बात दुरुस्त है? आज सबसे पहले थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और दूसरी बात कि मैं बहुत क्लियर अल्फाज में वीडियो स्टेटमेंट दे दिया था कि मैंने किसी का कोई ब्राइडल शूट या कुछ भी ऐसा प्रमोट करके साथ में ये नहीं लिखा था। मैंने जो शादी की थी या जो मैंने शादी की है उसका मैंने इकरार किए। अभी तक मैंने इस तरह की कोई वीडियो या कोई पोस्ट शेयर करके नीचे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। अगर मेरे इंस्टाग्राम से इस तरह की पोस्ट उठा के, मतलब ब्राइडल शूट वाली पोस्ट उठा के पोस्ट करके और नीचे कैप्शन दे के अगर खुद से वो क्या सराहियां कर रहे हैं तो इसमें मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। मैं ना किसी मेकअप आर्टिस्ट का नाम लिया, ना मैंने किसी का नाम मेंशन किया और ना मैंने कोई ब्राइडल शूट की पिक्चर लगा के तो मैंने ये कहा कि ये मेरी शादी की पिक है। इस तरह का मैंने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। अगर कोई भी उठ के दे रहे या कोई भी उठ के एरा गैरा आके अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ रहे हैं, तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आप होते कौन हो के आके मुझ पे बातें करने वाले, या आप होते कौन हो अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ने वाले?
जब मैंने कहा कि अब मेरी शादी हो चुकी है, कोई भी एरा गैरा जिसकी मैंने वीडियो अगर आपने इंस्टाग्राम पे या कहीं भी पोस्ट की थी प्रमोशन के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए, इसके अलावा मेरा किसी से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था, किसी भी तरह का, ना दोस्ती का ना दुश्मनी का। तो वो उठ के मुझ पर बातें कर रहे हैं, तो इनको इंशाल्लाह मैं बहुत लीगल तरीके से अब जवाब दूंगी। अच्छा, अब ये हसन कह रहे हैं कि ये मेरा हाथ है, आपने इजाजत नहीं ली, तो चलें गलती से ही सही। ये मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया। यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज्यादा शोर है, मैं बाहर आ रही थी, मैं सड़क पे हूँ और ट्रैफिक, आप पीछे से शोर सुन रहे होंगे। मुझे आपका ना मैंने हसन का नेम लिए और ना मैं हसन का नेम ले रही हूँ। हसन जो है मेरे साथ वीडियो बनाते थे और इसलिए वीडियो में आते थे, वो कहते थे मुझे प्रमोट करो, इसलिए प्रमोट करो कि मेरा पेज जो है, मैं एक्चुअली मैं खुद पब्लिक फिगर हूँ, मेरे पेज मिलियंस में। अगर कोई भी अपनी प्रमोशन के लिए मेरे साथ वीडियो बनाते तो उसका ये कतन मकसद नहीं है कि वो उसका मेरे साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक है। मैं इन तमाम ताल्लुकात से डिनाई करती हूँ। हसन अपनी प्रमोशन के लिए मेरे साथ वीडियो बनाता था और हसन खुद अपनी मर्जी से आके मेरे साथ वीडियो बनाता था। बाकी मैंने हसन की कोई चीज शेयर नहीं की क्योंकि हसन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हरीम, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आहिस्ता बोलूँ ताकि आप तक मेरी बात आराम से पहुँच सके। ये जो तस्वीर है, देखें, ये मैं वीडियो भी साथ साथ चला रही हूँ, हसन ने अपने हाथ की वीडियो बनाई है, वो शेयर किया है कि ये उनका हाथ है, तो आपने जो पिक्चर लगाई है वो क्या गलती से लगाई है? हसन ने अगर वीडियो शेयर की है तो आप मेरे पोस्ट पे जाके देखें, मैंने हसन की तस्वीर नहीं शेयर की। हसन खुद अपनी वीडियोस बना के शेयर करते तो करता रहे। इससे पहले मैंने अपनी एंगेजमेंट की, शादी की, अपने दुल्हा की, किसी की मैंने वीडियो पिक्चर कुछ भी अभी शेयर नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मैंने इकरार किया कि मेरी शादी हो चुकी है, इस चीज का मैंने इकरार किया। अच्छा, आपने जो तस्वीर शेयर की है वो हाथ किसका है, ये तो बता सकती हैं हरीम? कुछ उठा के कहते हैं कि हरीम शाह ने पोस्ट किया, हरीम शाह ने बोले, तो वो गलत बयानी करने हैं। वो सिर्फ नहीं, ये जो तस्वीर पोस्ट की है आपने, किस लिए आके मेरे ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। तो बाकी हसन का कोई भी इस तरह का बंदा आके दावा करते हैं तो मेरे मुंह पे बिठाएं ताकि मैं हर एक की औकात वाज़ेह कर लूं, जो भी इस तरह की आके बातें करते हैं। हरीम ये जो नहीं, और मुझे झूठ बोलना आता नहीं है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में। अच्छा, वैसे हरीम अपनी पिक्चर जो है ना, आप एक दफा सही वाली जो शादी की पिक्चर है वो चाहे आपकी अपनी हो वो पोस्ट कर दें, क्योंकि मुख्तलिफ मेकअप आर्टिस्ट सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये तो हमारी प्रमोशन की थी, लोकेशन भी हमारी थी, मेकअप भी हमारा था, ड्रेस भी हमारा था, लेकिन आप उस पर दावा करेंगे कि ये आपकी शादी की थी। तो आपकी शादी बजाय इसके कि लोग आपको मुबारकबाद पेश करें, ये एक मुतनाज़ बात बनती जा रही है। हरीम, देखें, मेरी शादी हुई है, मैंने इस चीज का इकरार कर लिया कि हो चुकी है। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं अवाम के साथ, पब्लिक के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें बहुत जल्दी शेयर करूंगी। अभी तक मैंने कोई पिक्चर शेयर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हरीम, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी, फौरी तौर पर आगे बढ़ रही हूँ। नाज़रीन, पूरा मुल्क इस वक्त कोरोना वैक्सीन लगवाने की कोशिशों में ऑब्वियसली मसरूफ़ है, तगोदौ कर रहा है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान में मुकीम लाखों बंगाली कम्युनिटी की जान ख़तरे में है। सिर्फ कराची में ही लाखों बंगाली ख़ानदान ऐसे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड्स नहीं बने हैं, जिनकी वजह से वो ख़ुद को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर ही नहीं ऑब्वियसली करवा सकते। मैं खुद गई बंगाली पाड़े, मैंने वहाँ पर लोगों से बात की, क्या कहते हैं वो, सुनिए ज़रा। नाज़रीन, औरंगी टाउन, इब्राहिम हैदरी, मूसा कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, रहमानाबाद, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इस तरह की कराची में मुख्तलिफ 105 कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर लाखों बंगाली रहते हैं। कानून के मुताबिक तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को, यहाँ पर पैदा होने वाले हर शहरी को पाकिस्तान हक़ देता है शहरियत का, लेकिन जो नादरा का कानून है, जो नादरा की पॉलिसी है, वो मुतसादिम हो जाती है और यहाँ के लोग बग़ैर शनाख्ती कार्ड के रह रहे हैं। वैसे तो बंगालियों के बहुत सारे मसाइल हैं, बड़े बुनियादी मसाइल हैं, जिस तरह की वो कॉलोनीज़ में रहते हैं, जिस तरह के उनके बच्चों को पढ़ाई में मसाइल होते हैं, जिस तरह के सेहत के बुनियादी मसाइल उनको नहीं मिल पा रहे हैं, बिजली और गैस के मसाइल हैं। लेकिन आज एक ख़ास मसले के तहत मैं बंगालियों की इस कॉलोनी में आई हूँ। सबसे बड़ा मसला इस वक्त कोरोना है, कोरोना वैक्सीनेशन है। इस वक्त तमाम पाकिस्तान में वैक्सीनेशन हो रही है। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसके बाद वॉक इन पे भी आपको वैक्सीनेशन हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जिनके पास शनाख्ती कार्ड ही ना हो वो क्या करेंगे। मुझे
बताएं कि अभी जो कोरोना की वैक्सीनेशन के हवाले से सबका शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, नंबर डालना, तो आप लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं क्या? बिल्कुल, अभी हमारे पास कार्ड नहीं है तो हम क्या करें बताएं। हम तो कुछ नहीं कर सकते। अगर हम करने जाते हैं तो हमारे पास NIC मांगते हैं, हम कहीं जॉब पे जाते तो NIC मांगते हैं। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है जो NIC दे तो हम जॉब करें। आप वैक्सीनेशन करवाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल करवाना चाह रहे। अब कार्ड नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हर एक बंदा कार्ड के लिए परेशान है। हर किसी के बच्चों का मुस्तबिल ख़राब है, ना स्कूल में दाखिल कर सकता है, ना ऐसा कोई मसला है। सही है, बकाया एक एक बंगाली कार्ड के लिए रोते। नादरा ऑफिस जाते तो 20,000 30,000 मांगते तो बनते। अगर पैसे नहीं देते तो कोई कार्ड नहीं है। अगर हम 30,000 देते तो बंगाली नहीं, हम पाकिस्तानी हैं। और अगर 30,000 नहीं देते तो हम बंगाली है। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है आपका? नहीं बना हुआ। क्यों नहीं बन रहा? बंगालियों को बना के ही नहीं देते। जाओ तो जमा करवाने कहते बंगाली नहीं जमा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वजह क्या है? हम ये पूछते थे क्यों नहीं करेंगे। बंगाली है, अब बंगाली तो कितने सारे, अब अगर हमारा नहीं करे तो दूसरों को तो करे ना। हम भी तो परेशान है, हमारे भी तो बच्चे ना, मुस्तकबिल तो बच्चों का ख़राब हो रहा है ना आगे जाकर। हमारा क्यों नहीं जमा कर रहे? अब ये वजह ये क्यों नहीं बता रहे कि बंगाली है। क्यों बंगाली है तो क्यों नहीं बनेगा? नहीं तो ये बस हम जमा ही नहीं करवा पा रहे। कोरोना के बारे में पता है आपको? नहीं, वो कोरोना के बारे में ये पता है कि वो वैक्सीन नहीं लगा रहे NIC के बगैर। आपको और आपने लगवानी है लेकिन शनाख्ती कार्ड नहीं है तो क्या करें हम, बताएं आप। कोई काम भी नहीं हो रहा NIC की वजह से। NIC नहीं है, जमा करवाओ तो बंगाली है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। हम लोग का पाकिस्तान का कार्ड बना दो, हम लोग यह चाहता है और कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी शनाख्ती कार्ड का मसला? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो शनाख्ती कार्ड बन चुका है। पहले भी हमारे साथ शनाख्ती कार्ड का मसला हो चुका था, फिर भी हमने जो है ना IB से क्लियर करवाया इन चीज़ों को। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली का है। जिनमें से कुछ लोगों का नहीं है, जो उन पर जो है ना ऐप केस लगाया हुआ, उन पर फरवाड़ी लगाया, फिर उनको कभी IB पे भेजता है, कभी इधर भेजता है, कभी उधर भेजता है। मगर मेरी जो है ना ये हुकूमत से जो है ना बेहद गुजारिश यही है ताकि जो है ना इस तरीके से लोगों को परेशान ना करें। हम पाकिस्तानी हैं और हमेशा पाकिस्तानी रहेंगे। हम यहीं का पैदावार है, हम और किधर जाए। वैक्सीन लगवा ली आपने? नहीं, इंशाल्लाह लगवाएंगे। हमने जाना है, अभी सेंटर पे जाना है, लगवाएंगे। वैक्सीन लगवा ली भाई आपने? मैंने लगाया 23 तारीख को लगा गया। 23 तारीख को मैंने 22 को लेके गए, घरवाली को लेके गया, बोले उसकी नहीं लगेगी, आपकी NIC मसला सही करो, बोले लगेंगे उसकी। तो NIC मसला चलो वेरिफिकेशन चल रहा है हमारी, उसी मसले में जब सही होंगे वो लगेंगे। शनाख्ती कार्ड बन गया भाई? हाँ, हमारा शनाख्ती कार्ड बना, लड़का का बना, अभी अब बेगम का नहीं बना। क्यों नहीं बना उनका शनाख्ती? अभी उन लोग को जाता है तो नहीं बनेगा, उसका अब्बू अम्मी नहीं है ना, इस वजह से नहीं बन रहा। अच्छा ये बताएं, कोरोना वैक्सीन लगवानी है आप? हाँ, कोरोना वैक्सीन हाँ वैक्सीन लगा लिया हमने। आपने लगवा लिया? जी। और आपकी वाइफ का? नहीं लगाया, उसका शनाख्ती कार्ड है ही नहीं था, वो कैसे लगाना है। शनाख्त दे दो हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग पाकिस्तानी है। 71 का सबूत मांगा है, 71 का सबूत तो सामने खड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं। वो बोलते हैं 71 का सबूत ले आओ, हम बोले हमने सामने खड़ा है, जो हमारे पैदाशी हो हम सामने खड़ा है, तो भी नहीं बोलता, बोले कार्ड नहीं दूंगा, जाओ कार्ड नहीं होगा, इधर जाता हो, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, जाके जाके बस थक गई। अभी क्या करे, इधर ही बैठा रहो और क्या करे। तो नाज़रीन, ये 105 कॉलोनियों में रहने वाले बंगाली हैं जिनके मसाइल, जो बुनियादी मसाइल से तो निमट ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये बहुत बड़ा मसला कोरोना का मसला कि वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। लेकिन ये आबादियाँ कि जिनके पास अभी शनाख्ती कार्ड नहीं है, वैक्सीनेशन ऑब्वियसली नहीं हो सकती, तो ये कराची जैसे शहर के लिए कोरोना बम बन सकते हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से ये अपील है, ये गुजारिश है कि एक तो इनके शनाख्ती कार्ड का मसला हल करें, और जल्द से जल्द अगर शनाख्ती कार्ड वाला मसला हल नहीं हो सकता तो कम से कम कोरोना वैक्सीनेशन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के हर एक शहरी के लिए, कुछ ऐसी फिजिबिलिटी बनाए कि यहाँ के लोगों को जिनके कार्ड या कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो कम से कम कोरोना वैक्सीन तो लगवा सकें। ये जो बंगाली कम्युनिटी है, ये बेचारे नादरा और नारा की पॉलिसीज़ के दरमियान फंसे हुए हैं। अब ये जो लाखों की आबादियाँ हैं, इनको कोरोना वैक्सीनेशन नहीं हो सकती क्योंकि इनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब कराची आए थे
जब उन्होंने उस वक्त बंगालियों के हवाले से बात कही थी कि उनको शनाख्त मिलेगी, उनको शहरियत मिलेगी, NCOC से भी मेरी गुजारिश है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मेरी गुजारिश है कि ये बंगाली कम्युनिटी ये परेशान है बेचारे, कि चाहते हैं कोरोना से बचना, महफूज शहरी बनना, लेकिन क्या करें कि इनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। NCOC इस पर तवज्जो दें, कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जब तक इनके शनाख्ती कार्ड का मसला हल नहीं होता, कम से कम इनको कोरोना की वैक्सीनेशन तो हो जाए, वैक्सीन तो मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह ने के बाद।